धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं अजय पाल सर से कहना चाहूंगा, एक बार मुझे होस्ट बना दें तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा सर। अमित को होस्ट है, आप कर सकते हैं। अच्छा जी। मेरी स्क्रीन अगर आपको दिखे तो मुझे बताना। तो सबसे पहले जो लोग नए जुड़े हैं मैं उनको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अमित लांबा है। और इससे पहले जो आपने लोग देखे थे वो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे मदर हैं, मेरे फादर हैं। और जब मैं इस हेल्थ क्लब से जब मैं जुड़ा था तो मेरी मदर ने जब सबसे पहले स्टार्टिंग करी थी तो उनका वेट लगभग 90 किलो था। और मैं इस चीज को मॉनिटर करता रहा कि उनकी कैसी हेल्थ होती जा रही है, इसके बाद ये कैसा रिजल्ट लेते जा रहे हैं। तो न्यूट्रिशन उन्होंने कंटिन्यू रखा। उसके बाद मैंने देखा 3 महीने में उन्होंने एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन किया। उनका ना ही सिर्फ वेट का लॉस हुआ बल्कि उनकी पूरी हेल्थ अच्छी हो गई और लाइफस्टाइल अच्छी हो गई। हम लोग जो है ज्यादातर वेट पे ध्यान देते हैं कि हमारा वेट चेंज हो गया या वेट गिर गया तो हम बिल्कुल फिट हो गए। देखिए, ये एक फिटनेस की तरफ ले जाने की पहली प्रक्रिया है। लेकिन फिटनेस जो है ये एक लाइफ लॉन्ग जो है जर्नी है। इसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ पाउंड्स हमने अगर काट दिए तो हम उसको ये कह दें कि आप फिट हो गए। फिटनेस को आपको एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में लेके आना पड़ेगा। आप अगर एक अच्छा लाइफस्टाइल जियोगे, अच्छा खाना खाओगे, अच्छी एक्सरसाइजेस करोगे, अच्छा न्यूट्रिशन लोगे तो आपके पास अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी रहेगी। आपकी अपनी बॉडी से जो एनर्जी रिलीज होगी आप उसको यूटिलाइज करोगे, आपका ब्रेन अच्छा काम करेगा, सारे ऑर्गन्स अच्छा काम करेंगे। इसको हम फिटनेस कहते हैं। और एक और इसका दूसरा पहलू होता है जिसको हम ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, वो है मेंटल फिटनेस। मेंटल फिटनेस जो होती है ये फिटनेस का एक अभिन्न अंग है। देखिए, जब तक हमारा दिमाग सही काम नहीं करेगा तब तक हमारी जो फिजिकल फिटनेस होगी इसका कोई बेनिफिट नहीं है। मैं एक एग्जांपल पे आपको बताऊंगा। अगर एक इंसान है, वो पूरे तरीके से फिट है, और अगर उसके सर में कोई चोट आ जाती है, जैसे एक्सीडेंट्स वगैरह में आप देखते हो, जिसको बोल देते हैं ब्रेन डैमेज। उसका हार्ट सही काम कर रहा है, उसका फंक्शन सारे चीजें सही कर रही हैं, लेकिन अगर उसका ब्रेन सही काम नहीं कर रहा है तो उसको फिटनेस हम नहीं कह सकते। इसलिए मेंटल जो फिटनेस होती है इसको हमें बहुत तवज्जो देने की जरूरत होती है। हम जो डेली वर्क, देखिए आपकी फिजिकल फिटनेस आ गई, आप इससे प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाओगे? वो प्रोडक्टिव बढ़ाने के लिए आपको अपनी मेंटल फिटनेस पे ध्यान देना पड़ेगा। तो हमें आज मेंटल फिटनेस का एक मौका मिला है जिसके बारे में मैं आज आपके सामने डिस्कशन करूंगा। तो मैं अपनी स्लाइड को खोल देता हूँ। तो जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। देखिए, एक कहावत होती है कि जहां आप चिंता करनी बंद कर देते हो वहां से आप जीवन को जीना शुरू कर देते हो। हमारा जो जीवन है वो चिंताओं से भरा हुआ है। सब लोग चिंता करते रहते हैं, लेकिन चिंता करने से मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको हम ये कह सकें कि भाई ये कोई अलग कुछ है। ये एक जीवन का पार्ट है, लेकिन हम इस चिंता को किस लेवल तक लेके जाते हैं ये हमारी मेंटल फिटनेस को डिसाइड करती है। तो जो मेरे कोच हैं श्री अजय पाल जी, मैं उन्हीं की गाइडेंस में जो है ये न्यूट्रिशन और अपना जो है फिटनेस को एंजॉय कर रहा हूँ। तो मुझे आज एजुकेशन की एक ड्यूटी मिली है। तो जो भी लोग बैठे हुए हैं आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो आप अपने जीवन में मेंटल फिटनेस को बरकरार रख पाओगे। तो हम शुरुआत करेंगे। एंजाइटी, स्ट्रेस और वरी। आपने ये तीनों शब्द सुने होंगे अपनी लाइफ में कि एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, वरी होती है। तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको समझना पड़ेगा इनके डिफरेंसेस को। देखिए, जो एंजाइटी होती है ये तीनों चीजें जो हैं हमारी लाइफ को डिग्रेड करती हैं। चाहे वो एंजाइटी हो, ओवर थिंकिंग हो, ओवर स्ट्रेस हो, या ज्यादा चिंता करना, इनसे तीनों ही कंडीशंस में हमारी लाइफ डिग्रेड हो जाती है। और एंजाइटी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये इंटरनल होती है, यानी ये अंदर से आती है। और स्ट्रेस जो होता है ये जनरली बाहर से आता है। जैसे बाहर आपने कोई कोई अनहोनी देखी तो ये आपका स्ट्रेस है, यानी ये बाहर से पैदा हुआ है। यानी कि अगर आपको आपका बॉस आपको बहुत ज्यादा काम दे रहा है, ये भी एक एक्सटर्नल है। यानी एक्सटर्नल सोर्स से हमारी हमारी स्ट्रेस पैदा होती है। अगर हमारे अंदर से कोई चीज चेंज हो रही है, बॉडी से अंदर कोई अगर कुछ मिसबिहेव हो रहा है हमारे साथ, तो उसको हम एंजाइटी कह देते हैं। जैसे आपने सुना होगा एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया जी। तो ये सारा हमारा इंटरनल है और बाकी स्ट्रेस हमारा एक्सटर्नल है। लेकिन ये हैं आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। अब एंजाइटी जो होती है ये परसिस्टेंट होती है। परसिस्टेंट का मतलब क्या है कि ये कंटिन्यूस होती है।
जिस आदमी को एंजाइटी डिसऑर्डर है उसको ये लगातार इस तरह की नेगेटिविटी वाली फीलिंग्स आती रहेंगी। और जो स्ट्रेस है ये नॉन परसिस्टेंट है, यानी आपको एकदम से काम आ गया, आपको एकदम से रात में ड्यूटी दे दी गई, तो ये स्ट्रेस आ गया। लेकिन ये जैसे काम खत्म हो जाएगा आपका स्ट्रेस भी खत्म हो जाएगा। लेकिन इनके कुछ इफेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको मेंटल और फिजिकली मतलब डिप्राइव करते हैं, दोनों के। तो पहला, जैसे आप देखते हो कि कई बार हमारे सर में दर्द होता है, कुछ इस तरह के पेन होते हैं जिनको हम रिकवर नहीं कर पाते, और बॉडी में पूरे में पेन होते हैं, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, हमारा जो है मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लो हो जाता है, नींद आनी बंद हो जाती है जिसको इंसोम्निया कह देते हैं, और चिंताएं बढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं, यानी हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है, हम एक दूसरे से झगड़ना स्टार्ट कर देते हैं, हम कड़वी बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारे इसके आउटकम्स हैं एंग्जाइटी के और स्ट्रेस के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आपको मैं एक ये समझाता हूँ कि अगर आप ज्यादा चिंता करते हो किसी बात को लेके, बहुत ज्यादा हम ओवर थिंकिंग करते हैं, तो ये हमारा जो है लाइफ जितनी सुंदर है हमारे आसपास, ये इतनी सुंदर लगती नहीं है। अगर मैं यहीं पे बैठा हुआ, अभी मेरा मान लीजिए दिमाग सही नहीं है, अगर मैं गुस्से में हूं या कुछ हूं, तो मेरे पीछे ये जो ग्रीनरी है, मेरे पीछे जो ये पहाड़ है, मेरे पीछे जो ये बादल हैं, मैं इनका कुछ भी लुत्फ नहीं ले पाऊंगा। यानी लाइफ हमारी ब्यूटीफुल है, हम जो सोचते हैं उससे हम अपने वातावरण को खराब कर लेते हैं। तो कई बार आपने सुना होगा, टॉक्सिक बॉस है जी मेरा, तो वो बहुत ही टॉक्सिक है। उसको क्यों कहते हैं टॉक्सिक? क्योंकि वो कभी भी अच्छी चीजों पे बात ही नहीं करते, वो हम उसकी लाइफ को ऐसा खराब कर देते हैं, अपनी लाइफ को सोच सोच के, चिंता कर करके, कड़वी बातें कर करके, जिससे हमारी लाइफ सुंदर की बजाय वो बेकार हो जाती है। देखिए, एक आपके सामने केस स्टडी लेकर आया हूँ। आपने इस फोटो को देखना है, और इसको देख के अगर आप पहचान पा रहे हो ये कौन है, ये बहुत ही फेमस इंसान है। इसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। और इसने लगभग पूरी दुनिया को ही फतेह कर लिया था, ये इतना बड़ा मतलब ये फाइटर था। और इसके पास सब कुछ था, इसके पास नाम था, इसके पास फेम था, इसके पास पैसा था। लेकिन एक बार ये एक सेंट हेलेना आइलैंड पे फंस गया। तो इसने वहां पे, ये ऑन रिकॉर्ड है बात, उसने ये कहा कि भाई मैंने सब कुछ जीत लिया, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मुझे याद नहीं है कि मेरे जीवन के वो 6 दिन जहां मैं शांति से जिया हूं। तो ये स्ट्रेस की मैं परिभाषा बता रहा हूं आपको। नेपोलियन बोनापार्ट बहुत जबरदस्त आदमी था, हिस्ट्री भरी पड़ी है। वहीं हम दूसरे केस पे चलते हैं, इनका नाम है हेलन केलर। ये पैदाइशी ब्लाइंड थी, डेफ थी, मतलब इनको सुनाई नहीं देता था, मूक बधिर जिनको कहते हैं, ये वो थी। और इन्होंने, जब इन्होंने अपना जीवन पूरा किया 78 साल की उम्र में, तो इन्होंने कहा कि भाई मैंने अपने जीवन को बहुत ही सुंदर पाया, मुझे सब कुछ ईश्वर ने दिया, और मैं अपने जीवन को बहुत बढ़िया तरीके से जी के गई। एक इंसान जिसके पास देखिए कुछ भी नहीं था, और उसने अपने जीवन को बेहतर बना के दिखाया, और एक इंसान जिसके पास सब कुछ था। ये हिस्ट्री है, ये सबके सामने है। तो हमें इन हिस्ट्री से सीखना चाहिए। जब एक इंसान जिसके पास ना आंख है, ना कान है, ना वो दिमाग से मतलब वो डम्ब है, आप सोचिए उन्होंने अपने जीवन को बेहतर बना दिया सिर्फ वे ऑफ थिंकिंग से। तो इसलिए हमारे लिए ये मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए, जब हम वरी करते हैं, बहुत ज्यादा चिंता करते हैं किसी भी बात को लेके, ये हमें कैसे इम्पैक्ट करती है, इसके बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। उस पे हम बात करते हैं। एक नोबेल प्राइज विनर है, मैं इनका नाम लेना चाहूंगा, ये एलेक्सिस कैरल जो डॉक्टर हैं। इन्होंने नोबेल प्राइज मिला था, और ये डॉक्टर की एक खास बात क्या है, इन्होंने सबसे पहला ट्रांसप्लांट सर्जन है ये। मतलब इन्होंने जो ट्रांसप्लांट होता है, जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं या कोई भी ट्रांसप्लांट सर्जरी होती है, ये सबसे पहले ट्रांसप्लांट सर्जन थे, और ये नोबेल प्राइज विनर थे। इन्होंने कहा कि पीपल हु डोंट नो हाउ टू फाइट वरी डाई अर्ली। यानी कि जो लोग यही नहीं जानते कि भाई चिंताओं से कैसे लड़ना है, वो जल्दी मर जाते हैं। और ये बहुत ही फेमस कोट है। अब वरी जो है, यानी एक्सेसिव जो थिंकिंग होती है, ओवर थिंकिंग जो होती है, ज्यादा चिंताएं जो होती हैं, ये हमारे साथ क्या करती हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ, डॉक्टर ओ एफ गोवरोन का, जो कि एक चीफ फिजिशियन थे एक हॉस्पिटल में। इन्होंने कहा कि 70% जो पेशेंट उनके पास आते थे, वो कह रहे थे कि वो ज्यादातर 70% पेशेंट जो हैं अपनी चिंताओं की वजह से आते थे, और वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर सकते थे, मतलब मेरी दवाई की जरूरत भी नहीं थी, 70% लोग जो थे। फिर एक स्टडी की गई 15,000 पेशेंट से, तो उनमें ये देखा गया कि जो 15,000 डिसऑर्डर, मतलब जो हमारे जो स्टोमक डिसऑर्डर वाले पेशेंट थे, यानी जिनके पेट में कोई परेशानी थी डाइजेशन की या कोई भी रही होगी, 15,000 पेशेंट पे ये स्टडी करी गई। उसमें ये पता लगाया गया
कि 5 पेशेंट में से 4 पेशेंट का तो कोई रीजन ही नहीं था उनकी बीमारी का, और स्टोमक अल्सर्स थे, हार्ट डिसीजेस थी। ज्यादा चिंताएं करने वालों की बात बता रहा हूं मैं, जिसमें स्टोमक अल्सर हो जाते हैं, हार्ट की डिसीजेस हो जाती है। आपने सुना होगा कि सदमा लग गया, हार्ट अटैक आ गया सुनने से किसी चीज को। ये स्ट्रेस की मतलब एक आउटकम्स होते हैं। हेडेक्स होते हैं, इस तरह के हेडेक्स होते हैं आजकल चल रहे हैं ज्यादा स्ट्रेस लेने वालों के लिए। पैरालिसिस हो जाती है बॉडी, इंसोम्निया में चले जाते हैं, नींद नहीं आती है, जैसे रात भर वो सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं। मेरे एक कलीग थे, उनका मेल हमेशा 3 बजे आया करता था, रात के 2 बजे मेल आया करता था। तो मैं उनसे मिला एक दिन, मैंने उनसे पूछा कि आप क्या 2 बजे 3 बजे सोते नहीं हो, आप इतने बजे मेल क्यों करते हो रात में? बोले कि जी मेरा स्ट्रेस ही इतना है, मेरा बॉस मेरे को ये कहता है कि तुमने मेल नहीं किया, तुमने कोऑर्डिनेट नहीं किया कस्टमर से। उनकी लाइफ इतनी डिग्रेड हो गई, वो मरने से मुश्किल बचे थे। उनको स्टेंट डले, फिर उनका ब्लड प्रेशर हमेशा 200 के आसपास रहा करता है। मतलब ऐसे भी लोग हैं, और ये हम तुम लोगों में से ही हैं। हम जो ये बात कर रहे हैं ये हम तुम लोग ही हैं। यानी कि हमारा हर वर्ग जो है समाज का, वो इस परेशानी से जुड़ा हुआ है। हम इसलिए इसका डिस्कशन कर रहे हैं। तो आपको ओवर थिंकिंग जो है इसको समझना है कि ये क्यों प्रॉब्लम दे रही है हमें। अब ये तो समझ में आ गया कि ओवर थिंकिंग से परेशानी क्या आती है। अब आपको ये समझना है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ओवर थिंकिंग को सॉल्व कैसे करना है, भाई सॉल्यूशन जरूरी है। इसके लिए 3 स्टेप टेक्निक बनाई गई है, और ये बड़े एनालिसिस के बाद बनाई गई है। तो पहली जो टेक्निक है वो ये है कि फियरलेसली एनालाइज द वर्स्ट पॉसिबल आउटकम। आप अगर किसी चीज पे बहुत ज्यादा चिंतन कर रहे हो या बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो, तो उसका सबसे पहले आप ये सोचोगे इसका बुरा से बुरा रिजल्ट क्या हो सकता है। बुरे से बुरा रिजल्ट अपने बारे में, उसके बारे में सोच के चलो। उसके बाद फिर सेकंड स्टेप है, मेंटली उसको फिर एक्सेप्ट कर लो कि चलो यार इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता। अब इसको एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है भाई, अब बुरा हो गया मेरे साथ। अब तीसरा स्टेप क्या है कि अब इसको कैसे सुधारा जाए। जब ये 3 स्टेप आप अपने जीवन में अपना लोगे तो आप चिंताओं से दूर हो जाओगे। अभी मैं इनकी एक केस स्टडी पे चलता हूँ फिर से। देखिए एक मतलब ये योद्धा थे, अर्ल पी हेनी नाम था इनका। तो ये क्या थे, ये एक बार वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो ये एक पनडुब्बी होती है जो, उसमें फंसे हुए थे 270 फीट नीचे गहरे उसमें पानी में, मतलब एक पनडुब्बी में फंसे हुए थे। तो इन्होंने देखा कि ऊपर एक जापानीज आर्मी आई हुई है और ऊपर से वो बॉम्ब गिरा रही है इनके ऊपर, पनडुब्बी के ऊपर। तो कभी भी ये मर सकते थे। तो इन्होंने अपने बारे में सोचना स्टार्ट करा। इन्होंने देखा कि भाई जिस समय पे मतलब मौत इनके नजदीक आ गई थी, तो इन्होंने देखा कि मैं किन चिंताओं के बारे में सोचता रहा कि मेरे पास छोटा मकान है, मेरे पास ये बैंक में जॉब करते थे, मेरी सैलरी कम है, मेरा ये परेशानी है, मेरी वो परेशानी है। तो छोटी छोटी चिंताओं के बारे में जब ये सोचते रहे और जब मौत उनके सामने आई, ये बहुत बड़े ऑथर हैं। तो इन्होंने कहा कि तब मुझे समझ में आया कि मैं तो बेवजह छोटी छोटी बातों पे परेशान हुआ करता था, ये कुछ है ही नहीं। अगर मैं आज इस परेशानी से बच गया तो मैं उन चिंताओं को सोचना बंद कर दूंगा। किस्मत से वो बम उनके ऊपर नहीं गिरे और वो वहां से बच निकले। उसके बाद फिर वो अपने घर गए। उन्होंने उन छोटी छोटी चिंताओं को जो है फिर नजरअंदाज करना बंद किया, स्टार्ट किया। और उसके बाद एक किताब लिखी, वो बेस्ट सेलर किताब रही थी। और उसमें उन्होंने ये सारी चीजें लिखी हैं कि हम जिन चिंताओं के बारे में सोचते हैं असल में वो काम ही नहीं है आती, वो है ही नहीं कहीं से भी। हम ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। अब दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करो। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने हाथ काट के दे दो, मेरे कोच हमेशा यही कहते हैं, आप अपने हाथ काट के दे दीजिए, मैं आपको 5 करोड़ रुपए का बंदोबस्त करके देता हूँ। आप में से कितने लोग मुझे अपने हाथ काट के दे दोगे? या मैं आपसे कहूंगा आप अपने पैर काट के दे दो, मैं और 5 करोड़ ऐड कर देता हूँ जी। या अपनी आंख निकाल के दे दो, या अपना कोई हिस्सा काट के दे दो, आप नहीं दोगे। तो इससे क्या साबित हुआ? इससे ये साबित हुआ कि हमारा जो वैल्यू है वो करोड़ों से भी ज्यादा है। हम धन्य हैं कि हमारे पास करोड़ों से भी ज्यादा वैल्यू की चीजें हैं। यानी हमारे जो ऑर्गन्स हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनकी इतनी ये इनवैल्यूएबल सिस्टम है। हमारा जो हेल्थ है, हमारी जो बॉडी है और जो हमारा टाइम है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता हम। लेकिन करते क्या है, इसी को ही कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हम अपनी हेल्थ को ही कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हम अपनी बॉडी को ही कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हम अपने समय को ही कॉम्प्रोमाइज करते हैं। देखिए आपके पास लिमिटेड समय है, 60 70 80 100 साल, जिसके पास जितना समय है, ये समय हमारा लिमिटेड है और इससे ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। हम लेकिन इसी समय को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। कैसे कॉम्प्रोमाइज करते हैं? कि चिंता करी, ओवर थिंकिंग करी, 8 8 घंटे अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, या हमने बेवजह के डिस्कशंस करे,
या किसी की बुराई करने में समय बिताया, हम अपने समय को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, इसकी कीमत को समझ ही नहीं पा रहे। हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अब जिसकी मैं एग्जांपल दे रहा था, वो रात को 3 बजे मेल करते हैं मुझे, सीमेंस में काम करते हैं, अच्छी 2-2.5 लाख रुपया उनकी सैलरी है, लेकिन हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है, उनको स्टेंट डल गए। अब बताइए, वो एक आइसक्रीम नहीं खा सकते अपने बच्चों के साथ, वो एक पिज्जा एंजॉय नहीं कर सकते अपने 40 साल की उम्र में। तो मैं उसको कैसे कह दूं कि वो अमीर है? वो कहीं से अमीर नहीं है। तो हमें अपने आप को, ब्लेसिंग्स को हमें काउंट करना है। हमें हमें एक समय ऐसा देना है अपने आप को, चाहे सोते समय या जागते समय, कि हम ब्लेस्ड हैं, हमारी अच्छी हेल्थ है, हमारे पास अच्छे लोग हैं, हमारी बॉडी अच्छी है। जब हम ये सारी चीजों को, ब्लेसिंग्स को काउंट करना स्टार्ट करेंगे, हम देखेंगे हमारा जीवन बहुत सुंदर है। हम इतने बुरे नहीं है जितना हम अपने आप को बना लेते हैं। और देखिए, हम सक्सेसफुल होने के लिए क्या करते हैं? सक्सेसफुल होने के लिए हम, मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि भाई आप चिंता मत करो, आप थिंकिंग करो। थिंकिंग करना हमारा एक, मतलब ये कुदरत ने हमें दिया है, सोचना हमें। अब लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? अब देखिए, जैसे एक क्रिकेटर है, वो क्रिकेट खेलता है, तो हमें क्या लगता है कि ये दिमाग से सोच नहीं रहा होगा उस समय। वो उस समय 10 चीजें सोच रहा होगा, वो 20 चीजें सोच रहा होगा। लेकिन उसको प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब काउंटर हमारी थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी हम कॉन्फ्लिक्ट में पहुंच जाते हैं। हम जहां पर यहां पहुंच जाते हैं कि कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा थिंकिंग का, तब हमें प्रॉब्लम होनी स्टार्ट होती है। यानी कि जब हमारी थिंकिंग का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, और उसको काउंटर करने के लिए नई थिंकिंग पैदा हो रही है हमारे दिमाग में, तब हमें प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट होने स्टार्ट होते हैं, तब हमें स्ट्रेस होना स्टार्ट होता है, तब हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है, तब हमारा ब्रेन डैमेज, न्यूरॉन्स डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमें एक प्रोडक्टिव थिंकिंग की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ चलना चाहिए, ना कि हमें एक कॉन्फ्लिक्ट वाली थिंकिंग की तरफ चलना चाहिए। और अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना चाहिए। हमें नेचर के प्रति थैंकफुल होना चाहिए। डेली हमें कम से कम कुछ समय निकाल के अपनी जो चीजें, अच्छी चीजें हैं, उनको नोट डाउन करना चाहिए। हमारे आसपास कितनी अच्छी चीजें हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे पास जो ईश्वर ने दिया है, उसके साथ कंपैरिजन करिए। जो अफ्रीका में बैठा हुआ है, जिसको रोटी नहीं मिल रही है, जिसको खाना पैदा नहीं हो रहा, जिसको, जो मतलब मिट्टी खा के अपना समय काट रहा है, जो हॉस्पिटल जाने के लिए, कल जैसे सर बता रहे थे, दशरथ मांझी नाम था उनका, मैं उनकी स्टोरी बता देता हूँ। वो दशरथ मांझी जो थे, वो एमपी में रहा करते थे, मध्य प्रदेश में। तो उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। तो जब उनको हॉस्पिटल ले जाने लगे वो, तो 2-3 घंटे सफर लगता था। एक पहाड़ था बीच में, उस पहाड़ का चक्कर काट के वो शहर पहुंचते थे। तो जब वो गाड़ी चल रही थी रास्ते में, तो 3 घंटे के दौरान वो, उनकी डेथ हो जाती है, उनकी घरवाली की डेथ हो जाती है। उस दिन उन्होंने एक ये निश्चय किया कि मैं और लोगों को नहीं मरने दूंगा ऐसे। तो छेनी हथौड़ा उठाया और वो पहाड़ को काटने लगे। 20 साल लग गए, उन्होंने उस पहाड़ को काट डाला। जबकि गवर्नमेंट ने कोई उनको एड नहीं दी, कोई फैसिलिटी नहीं थी, किसी इंसान ने उनकी मदद नहीं करी, सब उन पे हंसने लगे। तो अगर हम ठान लें किसी चीज को, अच्छाई अपने जीवन में हम अपनाने लगे, और हम एक एक उद्देश्य की तरफ चलने लगे, हम बाकी नेगेटिव चीजों को छोड़ दें, तो पहाड़ भी काट सकता है इंसान। तो नेचर के प्रति हमें, अपने कुदरत के प्रति हमें बहुत ही थैंकफुल होना चाहिए। ये मैंने आपको बताई दी स्टोरी। इसके बाद हम बढ़ते हैं। देखिए, 500 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं, आज की बात नहीं। ये माइकल डी मोंटेग जो थे, ये भी बहुत बड़े फेमस ऑथर थे। इन्होंने भी ये कहा कि भाई, 85% चिंताओं को हम सोचते हैं, वो होती नहीं है। और जो बची 15% है, उसमें से 79% चिंताएं ऐसी होती हैं जिनको सोचने का कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए ज्यादा चिंतन और ज्यादा टेंशन लेनी, ज्यादा परेशान होने से कोई फायदा नहीं होता। और ये मैंने कुछ और वजह ढूंढी हैं जिससे हम चिंताओं को दूर रख सकते हैं, मेंटल हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। कि आपको, देखिए, इंसान कोई भी कितना भी समझदार हो, चाहे उसने डबल पीएचडी कर रखी हो, मैं उसको ऐसा नहीं मान सकता कि वो दो चीजों को एक समय पे सोच सके। आप एक समय पे एक ही चीज सोच पाओगे? आप ट्राई करके देख लीजिए। जब हम एक चीज को एक समय पे सोच पाएंगे, तो आप अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करो। इसलिए कहा जाता है कि आप बिजी रखोगे अपने आप को, तो आप दूसरी चीजें नहीं सोच पाओगे। और क्रिएटिविटी वाली चीजों के बारे में बात करो। जैसे लोग कहते हैं, अभी मैडम कह रही थी कि मैं बांसुरी बजा लेता हूँ, मैं गिटार बजा लेता हूँ, मैं ये सब कर लेता हूँ। मैं इसलिए कर लेता हूँ क्योंकि मैं उसको क्रिएटिविटी की तरफ अपना समय को यूज करता हूँ। मैं डिस्कशंस, हेल्दी डिस्कशंस में ज्यादा बिलीव करता हूँ। तो जब हम अपने समय को ऐसी चीजों में खर्च करेंगे, क्रिएटिविटी वाली चीजों में, तो नेगेटिव चीजें अपने आप ही दूर होती चली जाएंगी। और देखिए, एक्शंस और फीलिंग्स आपस में जुड़े होते हैं। अगर आपकी फीलिंग खराब चल रही है, तो आपके एक्शन भी खराब होंगे। अगर आप फीलिंग, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप दुखी हो, तो आप किसी को भी अच्छे एक्शंस नहीं दे पाओगे। इसलिए कोशिश ये करो कि अगर आपकी फीलिंग्स बेकार भी हों, तो भी आप अपने एक्शंस ठीक रखो। फॉर एग्जांपल मैं दुखी हूं,
लेकिन अगर मैं ऐसे बिहेव करने लगूं जैसे मैं बहुत खुश हूं और मैं हंसने लगूं, तो कुछ देर बाद महसूस होगा कि एक्चुअल में हमारे फीलिंग्स भी अच्छी हो जाती हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अब आते हैं थोड़ा सा, ये तो थी वो चीजें जो हम साइकोलॉजिकल की बात कर रहे थे। अब आते हैं थोड़ा डिप्रेशन और एंग्जाइटी पे। आपने नाम सुना होगा, डिप्रेशन में चला गया जी। ये डिप्रेशन और एंग्जाइटी जो है, ये एक्चुअल में प्रॉब्लम्स हैं। अब हमें ये समझना है, जो हमारा ये दिमाग है, ये केमिकल फैक्ट्री है। इस केमिकल फैक्ट्री में जो कुछ भी इसने देखा, हमारे कुछ रसायन इसमें से निकलते हैं, केमिकल्स निकलते हैं। मान लीजिए मैंने कोई मरता हुआ इंसान देख लिया, तो मेरा हाइपोथैलेमस ग्लैंड एक्टिवेट होगा, वहां से एक केमिकल रिलीज होगा जिसमें मुझे दया आ जाएगी, करुणा आ जाएगी। कहीं मैंने गुस्सा देखा, या मैंने कोई देखा कोई मुझे गाली दे रहा है, तो मेरा दूसरा ग्लैंड एक्टिवेट होगा, एक और केमिकल रिलीज होगा जो मुझे गुस्सा दिलाएगा, जो मुझे, मेरा एड्रेनलिन रिलीज होगा। ठीक है, अब ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि जो हम देख रहे हैं, जो हम रिसेप्ट कर रहे हैं, उससे हमारा कुछ ना कुछ केमिकल रिलीज हो रहा है साइंस सारी। अब मान लीजिए डिप्रेशन की हम बात करते हैं और ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपका एक केमिकल है, वो रिलीज ही होता चला जा रहा है, कॉर्टिसोल है, वो रिलीज ही होता चला जा रहा है बिना वजह। स्ट्रेस आपका बढ़ता चला जा रहा है उसी की वजह से। तो ये एक फिजिकल प्रॉब्लम है। आप अगर इस फिजिकल प्रॉब्लम को नहीं समझोगे, तो आप ये लोगों पे हंसना बंद कर दोगे फिर, जब आप इनको समझना स्टार्ट करोगे। हम सोचते हैं ना कि डिप्रेशन वाले लोग तो यार बेवकूफ होते हैं, ये पता नहीं क्यों मर जाते हैं, क्यों ये सुसाइड कर लेते हैं। एक्चुअल में फिजिकल प्रॉब्लम भी है उनके साथ। वो ये प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने बताई है। उनका एक केमिकल है, वो रिलीज होता चला जा रहा है, कोर्टिसोल रिलीज होता चला जा रहा है, तो वो क्या करेगा? तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये एक फिजिकल प्रॉब्लम भी है। तो इसके लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, दवाई दे देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स दे देते हैं, डोपामीन की दवाइयां दे देते हैं। लेकिन उनमें प्रॉब्लम क्या आती है, वो डोसेज इफेक्ट पैदा करती हैं। यानी आपने पहली दवाई ली, उससे आपको अच्छे हार्मोन्स रिलीज हुए, लेकिन अगली बार उस दवाई से वो हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे, आपको उसकी डोज बढ़ानी पड़ेगी। तो जब इस तरह का ये डोजेज इफेक्ट आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, तो आप सोच के देखिए आप कहाँ पहुंच जाओगे, आप कितनी दवाइयां ले पाओगे? नहीं ले पाओगे इतनी दवाइयां। तो उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? आपको अपने फ्यूल पे काम करना है। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप जो खा रहे हो, आपको फूड की नॉलेज लेनी है कि आप जो खा रहे हो, क्योंकि ये हम, मैं हर बार यही कहता हूं कि हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, ये कब सही काम करना स्टार्ट करेंगे, ये तब सही काम करना स्टार्ट करेंगे जब आप इनका प्रॉपर यूज करोगे, और जो ये मांग रहे हैं आपसे, वो इनको आप दोगे। अगर मान लीजिए मेरा ब्रेन कह रहा है कि मुझे 60% प्रोटीन चाहिए, आप उसे 30% प्रोटीन दे रहे हो, तो जो बाकी 30% की पूर्ति है वो कहां से करेगा? नहीं कर पाएगा। तो कुछ ना कुछ मेल फंक्शन होगा। आप उसको 60% प्रोटीन दो, अगर वो मांग रहा है। आप लोगे कहां से 60%? आप अपने न्यूट्रिशन से लो। आपकी किडनी मांग रही है, आपका आपका पैंक्रियास आपसे कुछ मांग रहा है, आपका ब्रेन मांग रहा है, विटामिन B12 मांग रहा है, आपका ब्लड आपसे आयरन मांग रहा है, आप उसको दे ही नहीं रहे हो। सर बता रहे थे कल, कैल्शियम मांग रही है आपकी बॉडी, आप उसको दे ही नहीं रहे हो। तो न्यूट्रिशन को इसलिए समझना बहुत जरूरी है, बैलेंस डाइट को इसलिए समझना बहुत जरूरी है। आपको फूड की बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। फूड ही दवाई है। आप जो खा रहे हो यही दवाई है। आपको ये समझनी पड़ेगी, अगर कोई बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है, ये 100% या तो आपके जेनेटिक्स से जुड़ी हुई है, या फिर ये आपके फूड से जुड़ी हुई है। आप अगर फूड सही नहीं लोगे, आप अपने जेनेटिक्स को, अगर जेनेटिक्स तो आपके कंट्रोल में नहीं है, और आप फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब आप जब गाड़ी को सर्विस कराने लेके जाते हो, हर वो उसमें तेल बदलता है, ये सब करते हैं, ऐसे ही आपको अपनी बॉडी की सर्विस करनी है। उसमें आपको ये अच्छा खाना खाना है, एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करने से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? जो हमारे ऑक्सीजन पहुंचती है, हर ब्रेन के कोने तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है। जब सांस चलता है बार बार, लंग्स, हमारे फेफड़े स्ट्रेस में आते हैं, तो हमारा हर हीमोग्लोबिन का हिस्सा हमारे स्पीड में काम करना स्टार्ट करेगा। तो जिस हिस्से तक ऑक्सीजन नहीं जा रही है, वहां भी ऑक्सीजन पहुंचेगी, न्यूट्रिशन पहुंचेगा। तो हमें एक्सरसाइज कंटिन्यूअसली करनी है। स्लीप को आपको बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। जो लोग नहीं सोते हैं, उनके हॉर्मोन्स ऑटोमेटिकली एस्केलेट कर जाते हैं। और अपने नेगेटिव थॉट्स को जो है एक डायरेक्शंस में हमें कन्वर्ट करने की जरूरत होती है। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, उसको डायरेक्शन दे दो कि भाई ठीक है, ये प्रॉब्लम है, अब इसको एक्सेप्ट कर लो। मेरी कंपनी ने एक बार कुछ सामान बेचे, और कस्टमर्स में वो बट गए, लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स ये थी कि मुझे पता थी वो प्रॉब्लम है, गई है इसमें। अब मुझे, मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं अपनी बदनामी सह लूं कि भाई अब सारे कस्टमर मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे, कोई नया ऑर्डर नहीं देगा। दूसरा तरीका ये था, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, हाँ भाई परेशानी गई है, सारी मशीनें खराब गई हैं। तब मैंने उसका एक सॉल्यूशन निकाला। मैं हर कस्टमर के पास गया, मैंने उनको कहा भाई आपने महंगा सामान लिया खूब, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, आप और 5,000 खर्च करिए, मैं इसमें एक चेंज करके दूंगा,
ये आपका सॉल्यूशन सही हो जाएगा। एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। उन्होंने वो फिर एक्सपेंस बढ़ाए अपने, और फिर वो मैंने नई उसमें टेक्निक जोड़ी, उसके बाद मुझे $20,000 का फायदा हुआ उससे। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट कर लेने में ज्ञान है, क्योंकि तभी आप उसके बारे में सोच पाओगे। आप उसके बारे में कंटिन्यूअसली सोचते रहोगे, कोई आउटकम निकलेगा ही नहीं, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। और अगर डिप्रेशन की हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए आपको लग ही रहा है कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपको प्रोफेशनल्स हेल्प लेनी चाहिए, यानी हमारे डॉक्टर्स वगैरह पे आप जाना पड़ेगा फिर। तो ये हमारी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड था। और आप अपनी एक्सरसाइज जो करते हो इसको कंटिन्यू करते रहिए, न्यूट्रिशन को आप समझते रहिए, अपने कोच से रेगुलर बात करते रहिए। जब आपकी पूरी बॉडी बढ़िया फंक्शन करनी स्टार्ट करेगी, मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती है। अब मान के चलिए मैं बीमार पड़ा हूं, अगर मैं बीमार पड़ा हूं तो मैं बिस्तर में पड़ा हूं और मैं अच्छे ख्याल तो मेरे दिमाग में आएंगे नहीं। दिमाग में क्या ख्याल आएगा कि मैं मरने वाला हूँ, मेरा हार्ट अटैक आने वाला है, मुझे लोगों ने जो है सांत्वना देनी स्टार्ट कर दी, तो क्या क्या समझूं मैं इसका मतलब। इसलिए फिजिकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने देखा होगा जो फौजी होते हैं वो दौड़ते हैं, सियाचिन में जाते हैं, वहां कुछ नहीं है, -30 डिग्री में उनके मतलब 20-20 किलोमीटर तक कुछ नहीं है, लेकिन वो वहां मेंटली इतने स्ट्रांग हैं कि वहां पर भी वो लोग जो है एंजॉय कर लेते हैं, पॉजिटिव बातें कर करके, थॉट्स को अपने प्रोसेस कर करके। तो ये सारा खेल यहाँ से शुरू होता है, यहीं खत्म हो जाता है। जो हम खा रहे हैं इसको ठीक कर लेना है, जो हम कर रहे हैं इसको ठीक कर ले रहे हैं, और जो हम सोच रहे हैं इसको ठीक कर लेंगे, तो हमारी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपका कोई सवाल है अगर इससे जुड़ा हुआ तो आप पूछ सकते हो। कोई भी सवाल हो आपका, कुछ आपको समझ में नहीं आई हो कोई बात, या आपने कोई विचार देना चाह रहे हो आप, तो बिल्कुल देखिए, वेलकम है आपका। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई बताना चाहता है, तो नीचे रिएक्शन का ऑप्शन होता है, उसमें आप क्लिक करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक हैंड का ऑप्शन है, आप उसको रेज कर सकते हैं। या जो लाइव वीडियो है वो हैंड वेव भी कर सकते हो, मुझे दिखाई दे जाएगा तो मैं उनको जी। वंदना जी का हैंड रेज है सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो अभी आपने टॉपिक अमित सर ने जो बताया है बहुत अच्छा टॉपिक है। और जो मेंटल हेल्थ जिस जो प्रॉपर नहीं रहेगी तो फिजिकल हेल्थ भी आपकी अच्छी नहीं रहेगी। जब तक आप अपने दिमाग से अच्छे नहीं हैं, अच्छे थॉट, अच्छे विचार आपके अंदर नहीं आएंगे, तो आप फिजिकली भी आप फिट नहीं रहेंगे। आपका माइंड, आपका शरीर तो रहेगा लेकिन माइंड जो है कुछ और ही चलता रहेगा। जिसके मैं बताना चाहूंगी, मैं ना पहले बहुत किसी भी चीज को लेके बहुत ओवर थिंकिंग करती थी। मतलब पॉजिटिव चीज के लिए मैं निगेटिव पहले सोच लेती थी कि इसका निगेटिव पार्ट क्या रहेगा। और किसी ने अगर मुझे कुछ कहा है, जैसे किसी ने कुछ गलत बोल दिया है मुझे, तो मेरे माइंड में वो एक वीक तक चलता रहता था कि इसने मेरे को कैसे गलत बोल दिया, और ये कैसे, किस टाइम, मतलब वो उसने बोला कैसे, इस टाइप की चीजें मेरे माइंड में से चलती रहती थी। और मुझे बहुत बुरा लगता था। तो उसके लिए मुझे अपने आप में मैंने ऐसे अपने आप से क्वेश्चन किए कि मैं इस तरह से अगर सोचूंगी, अगर किसी के बारे में ऐसे धारणा बना लूंगी, तो ये मेरे माइंड में चलता ही रहेगा, इसको खत्म कैसे करना है। तो मैं बताना चाहूंगी कि मैंने ना ऐसे फोन पे ब्रह्म कुमारी एक है हमारी स्पिरिचुअल लेडी है, वो बताती हैं कि मतलब कि अपने जो आपसे गलत व्यवहार कर रहे हैं या आपसे को गलत बोलते हैं, तो आप नहीं गलत हैं, गलत वो हैं, उनकी मेंटल स्थिति बराबर नहीं है। उनके साथ पास्ट में कुछ ऐसा, अपने परिवार से खुद भी दुखी है इसलिए आपके साथ ऐसा व्यवहार करते। तो वो उनको है एक ऐसे सोचना चाहिए कि उनकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है इसलिए आपके साथ वो गलत बोलते हैं या गलत व्यवहार करते हैं। आप सही हैं। आप, मैं अपने आप को जो सोचती थी कि मैंने, मेरे अंदर कुछ खराबी है करके ये मेरे अंदर हो रहा था। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरे अंदर जो एंजाइटी, और बता रहे थे कि वो मैंने ओवरकम कैसे किया। उसके लिए म्यूजिक बहुत सुनने लगी थी। इससे मुझे एक म्यूजिक भी एक थेरेपी जैसा होता है। मैं बताना चाहूंगी, कभी भी स्ट्रेस हो या कभी भी कुछ ऐसी बात हो जिससे आप परेशान हो, आप थोड़ी देर, मुश्किल से 5-10 मिनट, कोई भी आपका मन पसंद जो म्यूजिक है वो लगाइए, गाने सुनिए।
इससे आपका जो ओवर थिंकिंग है, आपकी एंजाइटी है, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत नीचे चला जाता है। और यही कर करके मैंने अपने आप को, आज मैं बताना चाहूंगी, आज वो स्थिति है, मुझे कोई कुछ भी बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपने आप को हैप्पी रखती हूँ। मैं सोचती हूँ ये बेचारे ने ऐसे बोला, इसकी मेंटल स्थिति अच्छी नहीं है करके। और अब मैं इतनी बातों को इतने अंदर अपने नहीं रखती हूँ। जो भी रहता है, एक तो मैं बोल देती हूँ कुछ भी, और जो नहीं बोल पाती हूँ मैं यही सोचती हूँ कि ये सही नहीं है। मैं अपने आप को पॉजिटिव रखती हूँ और सोचती हूँ कि इससे उसका ही बुरा होगा जिसने बोला है इस तरह से किसी को गलत। मैं अपने आप को सोचती हूँ कि मैं अपने आप को किसी तरह से पॉजिटिव में रखूं, मैं किसी के बारे में गलत ना सोचूं, किसी के बारे में गलत ना कहूं। जो है सब सही है, और जो चल रहा है वो चलेगा ही। वो आपके सोचने से या करने से कुछ नहीं होगा, वो अपनी ही स्थिति से चलेगा। ना आप उससे सोचने से कुछ होगा, ना ही आपके करने से कुछ होगा। जी जो जी जी, है वो है, आपको एक्सेप्ट करके चलना ही है। थैंक बहुत यू सो बढ़िया। मच, आपने देखिए, देखिए चलाया, मैं इसलिए मैं इन बोलना चाहूंगी। मैं इन दोनों चीजों को उसी टॉपिक से जोड़ूंगा जो मैंने अभी बताई आपको। दोनों चीजों को, पहली चीज जो आपने बताई कि जब आपको कोई दूसरा बोलता है तो उसका मेंटली वो स्टेबल नहीं है, ये चीज बिल्कुल सही है। अगर यस। आपको कोई गाली दे रहा है या आपको कोई बुरा बोल रहा है तो उसके लिए दया आनी चाहिए। जब हमें ये जी। प्रैक्टिस से आती है। ये देखिए, हमारा ह्यूमन नेचर शुरुआत में तो हमें उकसाएगा, लेकिन हमें प्रैक्टिस करनी है इसकी। धीरे 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 जब आप यस। प्रैक्टिस करोगे आप समझ जाओगे कि ये आपकी ये एक मतलब आपका नेचर बन जाएगा। दूसरी चीज जो आपने म्यूजिक की बताई, मैं उसको फिर से क्रिएटिविटी से जोड़ूंगा कि जब आप क्रिएटिव होना स्टार्ट कर देते हो, जब आप म्यूजिक को अपने आप के साथ तालमेल बैठा लेते हो, तो वो फिर से आपके मतलब उस पार्ट को एक एक्टिवेट करेगा जिससे आप ये सारा सोचना बंद कर दोगे। सोच आप एक ही चीज पाओगे। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है कि आप किसी बारे में बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो, तो आप उसको कोशिश करो, नोट डाउन कर लो और उसका रिजल्ट निकाल लो। रिजल्ट जब तक नहीं निकलेगा वो दिमाग में चलता रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अगर मकान बना रहे हो, आपको नहीं पता कि इसमें कितना खर्चा आएगा, आपके पास पैसे कम है, तो आप उसको नोट डाउन कर लो, आप उसका लेखा जोखा निकाल लो। आप एक रिजल्ट पे स्टिक रहना चाहिए कि मुझे इतने पैसे सिर्फ बिल्कुल। इसमें खर्च करने हैं। आपकी वरीज 90% सॉल्व हो जाएंगी आप जब एक रिजल्ट पे रहोगे तो। करेक्ट। जी, दिनेश सर कुछ पूछना चाह रहे हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। भी आज का टॉपिक जबरदस्त था। और दूसरा, मैं एक अजयपाल सर कहते हैं ना, यू तो न्यू है चलेगी, तो भाई दूसरे की नहीं सुनना है, तो न्यू है चलेगी। दुनिया का कुछ नहीं कैसे कर सकते, हम अपने आप को ही, हम हम जहाँ हैं वहाँ सही है, बिल्कुल फिट है। दूसरे का मत सोचो। वो बिल्कुल वो खुद परेशान है इसलिए आपसे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। और बिल्कुल मतलब कुछ नहीं है अपना, सभी समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू, यही बोलना चाह रहा हूँ मैं। थैंक यू। हाँ, देखिए, उन्होंने जो जो वो कहते हैं यूं ही चलेगी, उसका उसका साइंटिफिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा पावर होती है, बहुत ज्यादा चीजों को बदलने के लिए, बदलाव के लिए आपको एफर्ट्स बहुत ज्यादा नहीं करने चाहिए। जब तक कि वो आपके बहुत ज्यादा जीवन में कोई उथल पुथल नहीं कर रहा हो, तो चीजों को जो है ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। हम बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, उनका कहने का मतलब ये है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप थिंकिंग करना बंद कर दो या आप सक्सेस की तरफ सोचना बंद कर दो। अगर ऐसा होगा तो बच्चे फिर पढ़ने के बारे में सोचेंगे ही नहीं कभी। वो बच्चे तो यही सोचेंगे कि ओवर थिंकिंग बंद करो, कंचे खेलने स्टार्ट करो। तो प्रोग्रेसिव थिंकिंग लेके आनी है, काउंटर थिंकिंग को हटाना है, प्रोग्रेसिव थिंकिंग को लेके आना है। थिंकिंग जरूरी है, इंसान का नेचर है थिंक करना, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए कि भाई मैं पढ़ूं या खेलूं। उसको पता रहना चाहिए कि खेलूं तो सिर्फ खेलूं, पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना है। किसी और का कोई सवाल हो, नहीं तो फिर हम अपने कोच के पास चलते हैं। जी, वेरी गुड। एक बार क्लैपिंग करेंगे हमारे एजुकेशन कोच के लिए। बड़ी ही जबरदस्त नॉलेज दी है मेंटल हेल्थ के बारे में। देखिए, बिल्कुल सच्चाई है। जो है कि हमारा कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जिसने अपने मन को काबू में कर लिया या अपने मेंटल हेल्थ को जिसने ठीक कर लिया, वो सब कुछ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो हमने अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करना है। नेगेटिविटी को हमने जो है कि अपने से दूर रखना है। हमेशा जो है कि पॉजिटिव रहना है। जो कुछ चल रहा है ये जो है कि हमने अपना बेस्ट देना है। उसके बाद जो नतीजा आएगा उसकी हमने चिंता नहीं करनी है।
गीता में स्पष्ट जो है कि तौर पे बताया गया है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो हमने अपना कर्म करना है, कर्म को ठीक रखना है, फल जो है कि नेचर ने देना है, वो अपने आप जैसा हम कर्म करेंगे वैसा रिजल्ट अपने आप आ जाता है। जी अरुण के पास चलेंगे, एक बार उनका हैंड रेज हुआ है। गुड गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग अरुण, गुड मॉर्निंग। आज की एजुकेशन बड़ी मुझे जबरदस्त लगी, क्योंकि मैं खुद मतलब स्ट्रेस में था, 2-3 दिन से प्रेशर में था। और देखो, पता सबको होता है ये चीजें, लेकिन है ना, फिर भी स्ट्रेस में अब ऐसे आ जाते हैं लोग बाग। और ये चीजें जैसे बताने में तो हम किसी को भी बता सकते हैं, लेकिन जब खुद पे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बड़ी एक दिक्कत आती है। तो मैं खुद मतलब 2-3 दिन से इसका जवाब ढूंढ रहा था, और मुझे आज की एजुकेशन से ही वो जवाब मिल गया। मेरी लाइफ में जो चल रहा था जॉब रिलेटेड, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आज की एजुकेशन, और मेरे क्वेश्चन के जवाब मुझे मिल गए। तो ऐसे ही ये कम्युनिटी का यही एक फायदा है, और यही एक वो है कि आदमी को कब किसको अपना गोल मिल जाए, कब किसको अपना अचीवमेंट मिल जाए, कब किसको अपना सॉल्यूशन मिल जाए। तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा अमित भाई का। थैंक यू, थैंक वेलकम यू। सर। आज की एजुकेशन मेरे लिए बड़ी हेल्पफुल रही है, और थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। बहुत बढ़िया। देखिए वाकई जो है कि आज की एजुकेशन जबरदस्त थी। और सोनू जी का हैंड रेज हुआ है, उनसे भी पूछते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। जी सभी को नमस्कार। नमस्ते दीदी। देखिए जी, आज की एजुकेशन बहुत अच्छी एजुकेशन थी। मैं एक चीज कहना चाहूंगी, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, किसी की में ज्यादा होती है, किसी की में कम होती है। लेकिन मुझे एक सबसे अच्छा इसका रीजन लगा कि आदमी को जब भी स्ट्रेस हो तो म्यूजिक सबसे अच्छा सोर्स होता है। जी मैं यही कहना चाहूंगी, जब भी कोई ऐसा लगे कि कोई चीज स्ट्रेस में है तो म्यूजिक थोड़ा अपने उसको लेके आए तो मुझे लगता है उससे काफी मदद मिलती है। और ये मैंने अपने ऊपर भी आजमाया है। तो मुझे म्यूजिक की बात पे आई भैया की, तो मुझे ये लगा कि जी। म्यूजिक सबसे अच्छा होता है। आपने इससे दीदी आपने आदमी, आपने हाँ हाँ, आप कंटिन्यू करो, फिर मैं आपको बताऊंगा कुछ। तो बस यही था कि मैं, जैसे वंदना जी ने अभी बताया, तो यही है कि म्यूजिक को थोड़ा रखेंगे ना हम करीब, तो हम थोड़ा स्ट्रेस से दूर होते चले जाएंगे। स्ट्रेस सबकी हाँ लाइफ में है, थोड़ा कम, किसी की में ज्यादा, सबकी में है। जी। किसी के बच्चों का पढ़ाई न करने का हर प्रॉब्लम्स में रहती है थोड़ी बहुत। हाँ जी। लेकिन यही है कि म्यूजिक मुझे अच्छा ऐसा लगता है कि म्यूजिक इंसान को उस स्ट्रेस से दूर ले जाता है। तो मुझे जी म्यूजिक बहुत पसंद है, सुनना भी बहुत अच्छा मुझे लगता है। जी धन्यवाद। जी। थैंक यू। आपने म्यूजिक को जो है बहुत अच्छा, मतलब आपने उसको एंजॉय करना स्टार्ट किया, आपने उसको एक समझा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही बहुत चीजें क्रिएटिविटी की हमारे लाइफ में होती हैं, हम अगर उनको समझना स्टार्ट करें तो हमें वो बेनिफिट, कुछ लोगों को पेंटिंग करनी पसंद है, और किसी को जो है बाइक्स पे चलना बहुत पसंद है, स्पेशली मेरे जैसे लोगों को। तो स्ट्रेस बस्ट करने के तरीके ईश्वर हमें दे देता है, हमें पता निकालना है कि बस हमें कौन सी चीज पसंद है। और एक चीज अपने दिमाग में रखनी है हमेशा, जैसे सबने कहा, कभी अप्लाई करना आसान नहीं है। हम बता सकते हैं, लेकिन अप्लाई करना आसान नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए दो चीजें जो मैंने बताई, पहले तो उसको आदत बनानी है, एक्सेप्ट करने की आदत बनानी है। हम एक्सेप्ट करने की आदत नहीं बना पाते हैं, इसलिए वो हम उसको जो है अप्लाई नहीं कर पाते। प्रॉब्लम को हमें ये समझना है कि एक्सेप्ट कर डालो उसको, पहले इंस्टिंक्ट में एक्सेप्ट कर डालो, फिर देखोगे आप ये आदत बनती जा रही है। और वर्स्ट कंडीशन को एक्सेप्ट करो। वर्स्ट कंडीशन, फॉर एग्जांपल, जैसे आपका बॉस हमें परेशान कर रहा है, आप ये वर्स्ट कंडीशन सोच के चलो, यार ये नौकरी चली गई तो क्या होगा, फिर आप देखोगे कि वो बॉस की बातें आपको बुरी लगनी बंद हो जाएंगी। तो वर्स्ट कंडीशन के बारे में हम सोचते नहीं है, हम सोचते हैं नौकरी बच जाए, हम सोचते हैं कि आज का दिन निकल जाए, कैसे ये बुरा बोलना बंद कर दे, कैसे ये गुस्सा करना बंद कर दे। हमें वर्स्ट कंडीशन के बारे में प्रिपेयर करना है अपने आप को। हम एक गंदे से गंदा जो रिजल्ट आ सकता है उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे, फिर हमें पता लगेगा कि छोटी सी थी ये तो प्रॉब्लम। तो ये हमें प्रैक्टिस से आएगी, ये प्रैक्टिस करनी, एकदम से नहीं आएगी। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बताया कि मैं आपको ये परसों
मेरे को इतनी ज्यादा स्ट्रेस थी कि मैं ये सोच रही थी, मैं मुलजिम पेश करने गई थी बीसीपी सेंट्रल ऑफिस में और मैडम के पास। और मतलब इतनी ज्यादा स्ट्रेस थी, हमारी पुलिस की नौकरी में तो स्ट्रेस है ही बहुत ज्यादा। और मैं बताऊं, रास्ते में मैं बिल्कुल ऐसे हो गई थी कि मैंने है ना आधा घंटा बीच में अपनी गाड़ी रोक के, और मैंने एक जगह एकांत सी जगह में रुक के अपने सेंटर से थोड़ा सा पीछे, और मैं रोई थी। फिर मैंने अपने आप को ये सोचा कि यार ये तो चलता ही रहेगा, क्यों मैं टेंशन ले। मैंने घर जाके ड्रेस चेंज करी और लोअर टी शर्ट पहन के मैं ग्राउंड में बिल्कुल मैंने बढ़िया पसीना निकाला एकांत में, और मैंने एक्सरसाइज करी, और वो स्ट्रेस मेरे से बिल्कुल दूर हो गई। और फिर मैंने सोचा कि ये तो यार चलता ही रहेगा जब तक नौकरी करेंगे, 58 साल की नौकरी है ये, ऐसी स्ट्रेस से तो आती रहेगी। तो बिल्कुल सर, आपने जो बताया था वो आज का टॉपिक वाकई में लाजवाब था। और स्ट्रेस कोई ऐसी बीमारी नहीं है, हम खुद ही ले लेते हैं। और जो भी आपने कहा कि जो भी इंचार्ज या जो भी ऑफिसर होते हैं वो उनका काम स्ट्रेस देने का है, तो बिल्कुल अपने ऊपर नहीं लेना है उस चीज को। हाँ, मेरे को कुछ घंटे के लिए ऐसा लगा था कि मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना इस नौकरी को मैं छोड़ ही दूं, लेकिन फिर मैंने देखा कि इसको छोड़ने के पास बाद मेरे पास क्या है। तो बिल्कुल मैंने सहन करना सीखा, और अब तो मैं इतना कुछ इतनी आगे बढ़ चुकी हूँ कि अब मैंने बिल्कुल ही नहीं लेनी, मैं खत्म ही कर दिया। परसों से मैंने ये सोच लिया कि स्ट्रेस को एक साइड में, जो जहां होगा ड्यूटी पे होगा वो वहीं छोड़ के आना है, घर तक नहीं लेके आना। तो मैंने उस दिन शाम को लाके ग्राउंड में छोड़ दिया, और अब मैं बिल्कुल नहीं लूंगी आगे से। बहुत बढ़िया। देखिए मैं वो भी स्ट्रेस में है, जो आपको स्ट्रेस में डाल रहा है ना, वो भी स्ट्रेस में है। अमित भाई, मैं इसी चीज पे आ रहा था कि जैसे हम बार बार एक ही चीज कह रहे थे कि म्यूजिक से स्ट्रेस कम होता है, म्यूजिक से। तो म्यूजिक नहीं, आपकी कोई भी हॉबी हो ना, हाँ जी। खुद वो आप यूज कर सकते हैं। जैसे मेरी हॉबी है यार दोस्तों में बैठना, डिस्कशन करना, और वो मेरा आधा स्ट्रेस तो वहीं खत्म हो जाता है। यार दोस्तों के साथ बैठना, हंसना, बोलना, और उसी चीज से, कम्युनिटी से भी खत्म हो जाता है स्ट्रेस। जब डिस्कस कर लेते हैं आप, किसी से कोई चीजें शेयर कर लेते हैं, तो भी स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। तो ओनली ये नहीं है कि ओनली म्यूजिक ही एक साधन है, किसी को अच्छी बुक्स पढ़ना है तो उसी से ही स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। तो हर किसी की हॉबी होती है, और हर पर्सन टू पर्सन ये वेरी करती है। तो जैसे अंजू मैम ने बताया कि उन्होंने ग्राउंड से ही अपना स्ट्रेस दूर कर, तो ये सबकी एक हॉबी है अपनी, जो जो उसको अंदर से पसंद है आदमी को करने के लिए ना। किसी भी पर्सन को अपना खुद से जो करना अच्छा लगता है, मतलब एक तो करवाया जा रहा है कोई चीज, किसी प्रेशर में आप कर रहे हो, नौकरी है, कोई भी चीज है, एक कर रहे हो आप पर्सनल इंटरेस्ट से। तो पर्सनल इंटरेस्ट से जो चीज की जाती है वो हमेशा प्रेशर रिलीज करेगी, जो खुद के इंटरेस्ट से। तो उसमें भी जैसे भाई अमित भाई ने बताया कि म्यूजिक है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, या जो भी हो सकता है, किसी की एक्सरसाइज है, किसी की बुक्स पढ़ना है, किसी की अच्छी बुक्स देखना है, किसी को सॉन्ग सुनना, सुनने से भी प्रेशर रिलीज होता है। तो ये कोई भी अपनी हॉबी जो भी है, किसी को गार्डनिंग में मजा आता है, किसी को पौधे लगाने, पानी देने, और उस चीज से भी प्रेशर रिलीज हो जाता है। अजय पाल भाई है, इनको गौशाला में जाके भी प्रेशर रिलीज हो जाता है, ये गौ के अच्छे सेवक है। तो मतलब ये एक हॉबी है जो पर्सनल इंटरेस्ट से की जाती है। तो किसी को धार्मिक रूप से कहीं पे जाना, धार्मिक स्थल पे किसी से जाने से, वहां से क्वेश्चन के, तो जहां से क्वेश्चन के जवाब मिल जाए, वही हमारा प्रेशर रिलीज हो जाता है। जहां आपके अंदर के क्वेश्चन खत्म हो जाए, जहां जाने से, जहां आपका शरीर शून्य हो जाए, जो हमारे जो महात्मा बुद्ध या और जो भी पुराने जो रहे हैं इंडिया के, उन्होंने बताया कि जब भी आपका मन शून्य हो गया ना, जहां मन शून्य हो गया वहां आपके प्रेशर और सब चीज खत्म हो जाएगी, टेंशन। जहां आप शून्य पर आ गए, तो इस शून्य पे आने के लिए आप लोगों को प्रयास करने पड़ेंगे, और वो उसके लिए आप अपनी हॉबी है, जो आपको अंदर से पसंद है, वो काम करें और इंटरेस्ट ले। टाइम काफी हो गया है, और थैंक यू वेरी मच। सर कपिल जी से लेना चाहेंगे। और मैं एक चीज बतानी भूल गया सर, लास्ट दो दो शब्द मैं खत्म कर दूंगा। जो स्ट्रेस है इसको शुरुआत करना है हमें अपने बॉडी से। हमारा सबसे, देखिए ये सबसे कॉमन चीज होती है, हम सबके पास बॉडी है, हम अपनी हेल्थ का जो स्ट्रेस है इसको सबसे पहले शुरुआत दें, अपने हेल्थ को ठीक करें सबसे पहले, फिर उसके बाद देखोगे आधे स्ट्रेस खत्म हो गए। अब कपिल जी शायद मेरे ख्याल से कुछ कहना चाह रहे थे, फिर उसके बाद हम क्लोजिंग करेंगे सर।
गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग कपिल जी। पहले तो सर आज के वर्कआउट के लिए क्लैपिंग सर, बहुत मजा आया सर। टिपिकल वर्कआउट है सर, एक तरीके से हर किसी पे होता नहीं है, हम भी धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे हैं सर के साथ, तो बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच। और अब आते हैं सर हम एजुकेशन टॉपिक के लिए। तो जो ये एजुकेशन आप लोगों को भैया ने अब दी है, मेरे को 1 साल 1.5 साल पहले ही दी थी। हमारा एक उस दौर से गुजर रहे थे, तो भैया ने मेरे को कहा था सबसे वर्स्ट सिचुएशन क्या है इसकी, क्या हो सकता है, इसमें क्या होगा। वो पहले ही समझा चुके हैं, प्रैक्टिकली उन्होंने मेरे को ये सारी चीजें पहले ही समझा दी थी। मैं बहुत ज्यादा सोच रहा था, बहुत मतलब परेशानी थी उस टाइम पे बहुत ज्यादा, तो भैया ने पहले ही समझा दिया इस बारे में, तो मैं उनका अगेन थैंक यू करता हूँ। मेरे को उन्होंने सिखाया कि भाई ये लॉस ये नहीं है कुछ भी। जो ह्यूमन लॉस है वो सबसे सबसे ज्यादा आदि वो माना गया है ना, वो है पैसे का लॉस, लॉस नहीं होता है। बट जो ह्यूमन लॉस है वो एक, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, पैसों का लॉस रिकवर हो जाएगा। कोई भी चीज है वो इंसान की जान से बड़ी नहीं है। तो उन्होंने मेरे को बहुत सारी चीजें समझाई सिखाई, और उनको मेरे को समझाया बहुत अच्छे तरीके से, तो मैं ओवरकम हुआ बहुत ज्यादा उन चीजों से। तो थैंक यू सर, थैंक यू भैया आपका। कोई बात नहीं कपिल जी, रिकवर हो गए उससे। और आज मैं कपिल से जब मिलता हूँ तो मैं उनसे कहता हूँ, देखो उन परेशानियों पे आज तुम हंसते होंगे कि हम कितने उस पर स्ट्रेस थे। कुछ चीजों को हम ज्यादा स्ट्रेसफुल ले जाते हैं, तो हमें आज से 50 साल बाद उन पे हंसी आएगी कि हम कभी इतने परेशान भी हुए थे। तो परेशानियों को जो है एक्सेप्ट कर डालो, बुरे से बुरा सिचुएशन को एक्सेप्ट कर डालो, और फिर उस पर सॉल्यूशन की तरफ काम करो। रिजल्ट 100% मिलेंगे। शुरुआत करो अपने न्यूट्रिशन से, अपनी बॉडी से। आज ही अपने वर्कआउट को स्टार्ट करो, अपने न्यूट्रिशन को सुधार लो, वे ऑफ थिंकिंग को सुधार लो। उसके बाद देखिए आपकी लाइफ में स्ट्रेस कम हो जाएगा काफी हद तक। मिलेंगे कल फिर से नए एजुकेशन टॉपिक के साथ, नए वर्कआउट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद। जी नमस्कार। देखिए मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा अमित। जो कोई हमारा बात नहीं सर। फैट लॉस मैराथन कल सुबह से स्टार्ट हो जाएगा, तो जो मैंने डाइट प्लान देखिए फैट लॉस मैराथन ग्रुप में शेयर कर दिया है। आपने उसको बिल्कुल ढंग से पढ़ना है एक बार। आपके पास वो न्यूट्रिशन सारे होने चाहिए उसमें। देखिए हर 10 दिन के बाद हम न्यूट्रिशन उसका डाइट प्लान चेंज करेंगे। तो जो पहला हमारा 10 दिन का जो न्यूट्रिशन का डाइट प्लान चलेगा वो बिल्कुल सिंपल डाइट प्लान है। उसमें हमने 2 टाइम जो है कि घर का खाना ही लेना है, और उसमें हमने पानी किस टाइम पीना है, न्यूट्रिशन कब लेना है, ए फ्रेश कब पीनी है, उसमें बिल्कुल डिटेल से लिखा हुआ है। और हमने देखिए मैंने उसमें गेहूं की रोटी को बिल्कुल अवॉइड किया अब की बार। गेहूं जो है कि हमारे लिए ठीक नहीं है। गेहूं हमारे जो है कि फैट को बढ़ाता है, तो हमने उसमें बाजरा या मक्का जो चना है उसको हम यूज कर सकते हैं, उस रोटी को ले सकते हैं। और देखिए मैं मोटा मोटा सा बता देता हूँ। सुबह हमने उठते ही गुनगुना पानी लेना है, उसके साथ हमने अपना मल्टीविटामिन से स्टार्ट करना है। उसके बाद हमने ए फ्रेश लेना है, उसमें एलो कंसनट्रेट जरूर लेना है। एलो कंसनट्रेट हमारी जो पाचन है, डाइजेशन है, उसके लिए बहुत बढ़िया होता है। और वो जो है कि जो हम खाना खाएंगे, जो न्यूट्रिशन हम लेंगे, वो हमारी बॉडी में लगेगा, ये उसका काम है। और ये जो हमारा पहले 10 दिन का डाइट प्लान है लगभग थोड़ा डिटॉक्स का, ये बॉडी हमारी अंदर से क्लीन होगी, न्यूट्रिशन को लेने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार होगी। उसके बाद 10 दिन बाद दूसरा डाइट प्लान चलेगा, उसमें हमारे न्यूट्रिशन लगभग सभी ऐड हो जाएंगे। और जो लास्ट हमारा जो डाइट प्लान 10 दिन का रहेगा, उसमें जो है कि मैंने स्पेशली एक्टिव फाइबर कम्प्लेक्स ऐड किया है। वो जो है कि हमारी नाड़ियों के लिए, विजरल फैट के लिए बहुत ही बढ़िया है। उसको हमने दोनों टाइम शेक में डाल के लेना है। वो आप डाइट प्लान पढ़ेंगे, उसमें पूरी चीज़ें, सारी चीज़ें बिल्कुल जो है कि हिंदी में लिखी हैं, आराम से आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद देखिए हमने जो टाइम का गैप है वो हमने बिल्कुल मेंटेन करके रखना है। हमने अपनी अलार्म लगा लेनी है टाइम टू टाइम, भाई इस टाइम मैंने ये लेना है, इस टाइम ये लेना है, ताकि अलार्म बज जाए और आप उस टाइम को जो है कि उसी टाइम पे कंज्यूम कर सके, उस चीज़ को ले सको। तो ये थोड़ा सा अपने टाइम का डिसिप्लिन इसमें बहुत ज़रूरी है, और क्वांटिटी का डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी है। आपको 1 कटोरी सलाद बताई गई है तो 1 कटोरी सलाद ही लेनी है, ये नहीं कि आप उसको एक्सेस में ले। आपको जो रोटी जितनी बताई गई है, आपको जितनी सब्जी बताई गई है, उतनी ही लेनी है। आपको जितने जो है कि शाम को जो हम इवनिंग जो स्नैक्स लेते हैं, उसमें जो हमने जो अगर एक एप्पल है तो एक ही एप्पल लेना है। उसमें जो है कि अगर आप चने ले रहे हैं तो आपने सिर्फ एक छोटी कटोरी जो है कि वो चने लेने हैं, ये नहीं कि आप आधा किलो चने खा जाए। एक्सेस में नहीं जाना है। क्वांटिटी को भी जो है कि हमने बिल्कुल मेंटेन रखना है, और टाइम को मेंटेन रखना है। डाइट प्लान के बाहर कुछ भी नहीं लेना है। कॉफ़ी, चाय, दूध, बिस्किट, रस, ये सब कुछ, मिठाइयाँ, ये नहीं लेनी। सारी चीज़ इसमें लिखी हुई है, आप बिल्कुल पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। कोई भी किसी को दिक्कत हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं,
या फिर जो है कि अपने कोच से बात कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो है कि इसको बढ़िया ढंग से कल सुबह से स्टार्ट कर देना है। देखिए हमारे जो है कि शायद 16 या 20 जो है कि कंसिस्टेंट हो चुके हैं। लिस्ट में 1-2 ऐड करने हैं मेरे पास, रात को मैसेज आए हुए थे, वो मैंने अभी सुबह देखे हैं, तो उनको मैं ऐड करूंगा। 20 के आसपास जो है कि हमारे पार्टिसिपेंट हैं, और जो है कि कंपटीशन बहुत बढ़िया होने वाला है, हेल्दी कंपटीशन होगा और बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे। आपने बिल्कुल डेडिकेशन के साथ काम करना है। तो जो है कि अब हम अपनी कल से फैट लॉस मैराथन में रहेंगे, और फैट लॉस मैराथन में जो पर्सन है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा लाइव जो है कि आके वो वर्कआउट करेंगे, अपना जो है कि सप्ताह 10 दिन में रिजल्ट शेयर करेंगे, और जो है कि अपना ग्रुप जो है कि उस ग्रुप में अपने जो भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं, जो सलाद खा रहे हैं, जो भी, उसका फोटो शेयर करेंगे। देखिए उसका फायदा ये होगा कि एक पर्सन शेयर करता है तो दूसरे को ऑटोमेटिक याद आ जाएगा कि यार अब खाना का टाइम है, अब मल्टीविटामिन का टाइम है, अब जो है कि मुझे एक्टिवेटेड फाइबर लेना है, तो वो भी बेनिफिट होता है। दूसरा जो है कि हम मोटिवेट रहते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें आपने जो है कि उसमें अप्लाई करनी है, और इस जर्नी को बड़ा इंजॉय करना है। देखिए जैसे अपने अरुण भाई ने अपनी वीडियो बना रखी है बिल्कुल उस जर्नी की, कभी भी चला के देखे तो वो बिल्कुल जो है कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक उन्होंने कैसे अपने आप को जो है कि चेंज किया है, तो वो भी आप अपनी बना सकते हैं, रिकॉर्ड रख सकते हैं। और जो है कि 31 जनवरी को आपने अपना रिजल्ट मेजर करके मेरे पास डायरेक्ट भेजना है, ग्रुप में शेयर नहीं करना है। 1 फरवरी को हम जो है कि रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे सुबह मॉर्निंग क्लास में। तो बिल्कुल जो है कि अपने डेडिकेशन के साथ आपने इसको कंप्लीट करना है। थैंक यू सो मच।